चलिए डियर स्टूडेंट्स, दो मेथड आपने पढ़े, अब तीसरा मेथड और पढ़ते हैं। तीसरे को बोलते हैं इंडक्शन, यानी प्रेरण का मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए फ्रिक्शन में आपको रब करना पड़ेगा, यानी कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। कंडक्शन यानी चालन में क्या था, आपको दोनों को एक वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जो इंडक्शन है इसमें देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकली कॉन्टैक्ट। जब भी एक चार्ज बॉडी है, इसके पास एक अनचार्ज यानी न्यूट्रल बॉडी को लेते हैं, तो इसके पास वाले एंड पे इसका अपोजिट चार्ज आता है और दूसरे वाले पे पॉजिटिव आता है। अब अगर इसको ग्राउंड कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव ग्राउंड हो जाएगा और ये जो बॉडी है पूरी तरह नेगेटिव हो जाएगी। वापस से रिपीट करो, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर टू अ न्यूट्रल और अनचार्ज, देन इसके पास वाले एंड पे इसका अपोजिट चार्ज आ जाता है इंडक्शन से। इसको बोलते हैं इंडक्शन। जैसे अपन किसी के साथ रहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी उस जैसी नेचर बनना स्टार्ट हो जाती है, वैसे इसकी अपोजिट नेचर इसके ऊपर आ जाएगी। और ये नेगेटिव है, इस साइड में इसका पॉजिटिव आएगा, और इसको अगर ग्राउंड कर देंगे तो पॉजिटिव ग्राउंड में चला जाएगा, तो थोड़ी देर में पूरी बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। मान लीजिए कि इस पे चार्ज Q था और इस पे Q डैश आ गया। एक फॉर्मूला अभी लिखा रहा हूं, Q बाद में करूंगा। ये Q डैश है, दैट कैन बी गिवन बाई 1 - 1 अपॉन K। K है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है भाई? परावैद्युतांक, ये भी आगे बताएंगे ओम्स लॉ में। परावैद्युतांक, ये Q डैश जो है वो हमेशा, एक तो इसमें अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, एक Q डैश है वो हमेशा Q से कम होगा या माइनस हो रहा है। तो Q डैश जो है लेस देन इक्वल टू, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं K को इनफाइनाइट कर दूं, जैसे मेटल की, तो एक K को इनफाइनाइट कर दूंगा तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 की Q डैश इक्वल टू माइनस Q आ जाएगा। आगे बताएंगे। Q डैश जो है वो अमाउंट में, मैग्नीट्यूड में Q से छोटा या इक्वल होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो तीन मेथड आपने पढ़ लिए, एक इंडक्शन, एक कंडक्शन और फ्रिक्शन। वापिस से रिवाइज करें। फ्रिक्शन का रीजन था पोटेंशियल, फ्रिक्शन का रीजन था डिफरेंस ऑफ वर्क फंक्शन, कार्य फलनों का। कंडक्शन का रीजन था पोटेंशियल डिफरेंस, और इंडक्शन का रीजन था पास आने की वजह से वैसा का वैसा नेचर डेवलप हो जाना। यानी इंडक्शन का एक्चुअली मतलब होता है कि ये कंजर्व रहता है। ओके, चलिए ये तीन चीजें आपने पढ़ी। अब देखिए चार्ज की प्रॉपर्टी और यूनिट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। यूनिट्स और इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए चार्ज का जो बेसिक यूनिट है वो कूलम्ब्स है। ओके, फिर इसके दो यूनिट्स और होते हैं, जैसे मैकेनिक्स में होता था CGS वगैरह, वैसे अब जैसे आप 12th के टॉपिक पढ़ोगे ये इसके दो यूनिट होंगे। एक को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो कूलम्ब का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है वो स्टेट कूलम्ब्स होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है वो एब कूलम्ब्स होता है। और 1 कूलम्ब्स जो है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब्स, और 1 कूलम्ब्स 1/10 एब कूलम्ब्स की इक्वल होता है। वापिस से क्या है बेसिक ऐसा यूनिट्स क्या है? कूलम्ब। 1 कूलम्ब है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब्स, और 1 कूलम्ब जो है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब्स की इक्वल होता है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, स्थिर वैद्युत का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, स्थिर चुंबकीय मात्रा। जैसे वहां होता था CGS MPS, वैसे यहाँ ये ऐसा यूनिट, ये इसका CGS बोल दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, और वैसे ये जो स्टेट कूलम्ब है इसको फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। फ्रैंकलिन ये सबसे छोटा यूनिट है कूलम्ब, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा जो यूनिट होता है, सबसे बिगेस्ट यूनिट होता है फैराडे। फेरेड नहीं, फेरेड तो कैपेसिटेंस होता है, फैराडे। और 1 फैराडे जो है वो 96500 कूलम्ब्स की इक्वल होता है। दैट इज द चार्ज ऑफ
1 मोल इलेक्ट्रॉन। वापिस से लिखो 1 फैराडे, दैट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज। और ये किसकी इक्वल होता है 96500 कूलम्स। और ये जो चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है, और ये चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ द 1 मोल। कूलम्स, स्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स, 3 × 10 स्टेट कूलम, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। सबसे छोटा फ्रैंकलिन बोलते हैं, सबसे बड़ा 1 फैराडे 96500 कूलम। कोई डाउट? और ये चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। ये तो है इसकी यूनिट्स चार्ज। अब प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। क्या चार्ज जो है देखिए, चार्ज और मास दोनों बेसिकली एक ही चीज है। चार्ज जो है विदाउट मास नॉट पॉसिबल, बट मास विदाउट चार्ज पॉसिबल है। क्या मतलब कि आपके पास चार्ज है और मास भी, ऐसा पॉसिबल है। कोई भी पार्टिकल मास लेस तो ऐसा पॉसिबल है, और मास हो उसके पास चार्ज नहीं हो, ऐसा पॉसिबल। न्यूट्रॉन देख लो, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्जलेस, पर मास तो होता है। यानी मास हो और चार्ज नहीं हो ऐसा पॉसिबल है, पर चार्ज विदाउट मास नहीं पॉसिबल। सेकेंड, सेम नेचर जो है वो क्या करेगी, रिपल्शन। और अपोजिट नेचर जो है वो अट्रैक्शन करेगी। पर ये अब तक ये पढ़ते हैं कि सेम नेचर में रिपल्शन और अपोजिट में क्या होता है, अट्रैक्शन। पर याद रखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या सेम नेचर के चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नेचर के चार्ज में अट्रैक्शन पॉसिबल है, तो आपका आंसर होगा यस। कैसे? मैं वर्ड का डिफरेंस बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बड़ा है, और ये छोटा सा पॉजिटिव। वैसे भी इनमें क्या होना चाहिए था, रिपल्शन। जैसे पास लेके आए तो जितना ये पॉजिटिव है इंडक्शन से उतना या नेगेटिव आएगा, बड़ा है तो ज्यादा आएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा। अब ये चार चार्ज हो गए, पहले तो ये 2 थे और 2 इंडक्शन हो गए, 4 में से 2 छोटों को हटा दो, किसको, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव, तो बचेगा क्या, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। यानी स्टार्टिंग में पॉजिटिव पॉजिटिव थे, इनमें भी अट्रैक्शन है। आपसे पूछे कि सेम नेचर में भी अट्रैक्शन पॉसिबल, सेम नेचर में अट्रैक्शन पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे यस, अगर दोनों का साइज डिफरेंस। तो यहां जो हमने स्टेटमेंट बोला था उसको सही करते हैं। सेम नेचर की बजाय ये बोला जाए कि सिमिलर नेचर। इन सिमिलर का मतलब होता है नेचर एज वेल एज साइज। सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन होता है, सेम नेचर की जगह बोलेंगे सिमिलर चार्जेस। सिमिलर का मतलब होता है चार्ज एज वेल एज साइज बोथ, दोनों बराबर के होंगे तो रिपल्शन पॉसिबल। अगर दोनों के साइज में डिफरेंस है तो इंडक्शन की वजह से दोनों में अट्रैक्शन भी पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ओके, चलिए आगे चलते हैं। चार्ज का फाइनलाइजेशन जो है वो रिपल्शन से होता है। क्या? चार्ज का फाइनलाइजेशन वो रिपल्शन की प्रॉपर्टी से। कैसे भी, जैसे आपके पास यहाँ पे 2 बॉडीज पड़ी हैं और इनको ढक रखा है, आपको पता नहीं क्या है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप बोल नहीं सकते कि दोनों चार्ज है या न्यूट्रल है, क्योंकि ग्रेविटेशन का लॉ तो हमेशा ही लगता है, हालांकि वो वीक होता है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर, फिर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और सबसे वीक होता है ग्रेविटेशन। ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक और सबसे कम ग्रेविटेशन। देखिए, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट तो ग्रेविटेशन की वजह से भी कर सकते हैं।
अगर इन दोनों ने रिपल्शन किया तो ग्रेविटेशन फोर्स कभी रिपल्शन नेचर का नहीं होता, ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है। इसका मतलब इसमें रिपल्शन होगा तभी पता चलेगा कि ये दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। यानी रिपल्शन अट्रैक्शन से कुछ पता नहीं चलता, अट्रैक्शन ग्रेविटेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है, बट रिपल्शन अगर होता है तो डेफिनेटली दोनों बॉडीज सिमिलर नेचर के चार्ज की हैं। यानी अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन इज द फाइनलाइजेशन ऑफ चार्जिंग। रिपल्शन है वो चार्जिंग का फाइनलाइजेशन। इज इट वेरी क्लियर? ओके, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अपन चार्ज की। ओके, चलिए एक वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं चार्ज और चार्ज का मास। इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। बार बार आएगा इसलिए पहले बता देता हूं, स्पेशल चार्ज। चार्ज और उसका मास का रेशियो E बाई एल, Q बाई एल। ओके, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। चलिए अब दो प्रॉपर्टीज और मैं आपको चार्ज की दिखा रहा हूं जो आपके स्कूल बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। वो क्या है? पहली प्रॉपर्टी तो है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या भैया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज neither can be produces nor can be destroyed। मतलब चार्ज का मतलब ये होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इसको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्जेस का सिग्मा, ये सिग्मा का सिंपल है, सम ऑफ चार्जेस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी चार्ज को डिस्ट्रॉय या प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब जिसका बाहर से कोई लेना देना नहीं हो, उसके लिए सम ऑफ चार्जेस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। चार्ज का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय के लिए जिसका बाहर से कोई लेना देना, द सम ऑफ ऑल चार्जेस, सभी आवेशों का योग विल रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा नियत रहेगा। इसके एग्जांपल आपसे, ये स्टेटमेंट तो नहीं, एग्जांपल कंपटीशन है, इसके स्कूल एग्जाम में पूछ लेते हैं बोर्ड में। जैसे ये ग्लास की रॉड थी, जिसको आपने रेशम के कपड़े से, सिल्क से रगड़ा था, तो ग्लास कैसा हो गया था? कांच की छड़ पॉजिटिव, और रेशम का टुकड़ा कैसा हो गया था? जब रगड़ा नहीं था तब इस पे जीरो था, न्यूटन टोटल कितना था? जीरो। जब रगड़ दिया तो दोनों में मैंने बताया था फ्रिक्शन में इक्वल और अपोजिट आ जाते हैं, तो कितना हो गया? जीरो, प्लस होता उतना ही माइनस। यानी चार्ज का सम ऑफ चार्जेस विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। सिग्मा ऑफ सम ऑफ चार्जेस विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसे ही एक एग्जांपल और है, जैसे यूरेनियम का नाम सुना होगा आपने। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। जब ये ब्रेक होता है तो थोरियम और हीलियम, प्रोटॉन अल्फा ही बोलते हैं प्रोटॉन में, तो इसमें कितना चार्ज था? चार्ज। इसको मत देखिएगा, ये तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। ये होता है प्रोटॉन, 92 प्रोटॉन थे और बाद में जब टूट गया तो भी 92 प्रोटॉन। यानी सम ऑफ चार्जेस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज। और दो प्रॉपर्टीज और लिखा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछी गई है। अगर गामा पार्टिकल है उसको तोड़ा जाए तो गामा पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये गामा पार्टिकल को अगर तोड़ेंगे तो वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। और इस टाइप से अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिल जाए तो एक गामा बना। एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल जाए तो गामा। गामा बोले तो न्यूट्रल पार्टिकल, बाद में लोड़ा तो माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस जीरो थे न्यूट्रल। यानी चार्ज का जो सम है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तब एक चीज इसमें पूछ लेता है, इसमें गामा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक हुआ है, इसको बोलते हैं ब्रेक हुआ है, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन।
आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि पेयर प्रोडक्शन या युग्म उत्पादन क्या होता है। आप बताएंगे कि पेयर प्रोडक्शन जो होता है, जब गामा फोटोन, इसकी एनर्जी है 1.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए तभी टूटेगा, अपने आप टूट जाता है, म्यूचुअल रिएक्शन है। तो गामा फोटोन की एनर्जी अगर इससे ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। एक पेयर बन गया ना, एक जैसा अपोजिट नेचर के चार्ज, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन या युग्म। ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो ये दोनों आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक गामा फोटोन का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन, कोई पूछे पेयर एनिहिलेशन यानी युग्म विनाश बोलते हैं, युग्म खत्म हो गया। पूछा जाता है कि पेयर प्रोडक्शन क्या है, आप बोलेंगे गामा है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाए, इसकी एनर्जी ज्यादा। और ऐसे ही पेयर प्रोडक्शन की जगह पेयर एनिहिलेशन पूछ ले तो आप बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलके गामा का निर्माण कर दें, इसको बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन यानी युग्म विनाश। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये 4 एग्जाम्पल जो है ये होते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के। इज इट? कोई डाउट? चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है क्या वो देख लीजिए। देखिए 3 बेसिक पार्टिकल होते हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन है। डिफरेंस क्या है इनका? चार्ज और मास देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻²। प्रोटॉन पे पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻²। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका मास जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, पर इसका माया मास होता है इलेक्ट्रॉन के जैसा। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना होता है। यानी क्या? मास में तो ये है इलेक्ट्रॉन जैसा और चार्ज में है प्रोटॉन जैसा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें भी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पे भी पॉजिटिव, पर इनका मास अलग है। इन दोनों में क्या? मास तो सेम है पर चार्ज अलग है। नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सेम नहीं है, तभी तो जीरो है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन चार्ज मास, ये प्रोटॉन चार्ज मास, ये पॉजिट्रॉन चार्ज मास। इधर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या डिफरेंस? चार्ज सेम, मास सेम, चार्ज ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस? मास अलग अलग, चार्ज। ओके, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं चार्ज की, जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टार लगाना। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्या भी? चार्ज का क्वांटीकरण। क्या है चार्ज का क्वांटीकरण? तो पूछे तो क्या है, क्या बताइए? बोलता है कि किसी बॉडी को आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेगा यानी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन देगा यानी लेग ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जब लेता या देता है तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई के इंटीजर मल्टीपल में होता है, यानी एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6। ऐसा नहीं होता कि हाफ हो जाए, 3/2 हो जाए, 4/5। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या कि चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी बॉडी में चार्ज बनता है तो चार्ज जो होता है वो ई के इंटीजर, ई यानी ये इस अमाउंट के इंटीजर मल्टीपल में ही ट्रांसफर होता है। एन की वैल्यू 1 2 3 होती है। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हुए हैं और ई जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अडॉप्ट होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी ई इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। एन जो है वो इंटीजर मल्टीपल।
ओके, एन है जो हाफ है 3/2 नहीं हो सकता। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक और आगे गैलेमान नाम का साइंटिस्ट था, उसने बोला था कि 2 चार्ज दूंगी, एक को बताया अप क्वार्क और एक को बताया डाउन क्वार्क। इस पे चार्ज होता है प्लस, इस पे होता है E/3, यानी यहाँ 2/3 1/3 आ गया। और एक्चुअली क्या इसका इंडिविजुअल अभी सोर्स बन नहीं पाया, इसलिए यही माना जाता है Q = E। हालांकि गैलीलियो ने ये भी बताया था कि जो प्रोटॉन है वो बनता है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। 2 अप यानी 2 × 2 और 1 डाउन, तो ये 4E/3 में से बन गया 3/3 यानी E आ गया प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन है ये बनता है 1 अप क्वार्क और 2 डाउन, 1 अप और 2 डाउन। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन पे होता है +1.6 × 10⁻⁹ एक एलिमेंट ने बताया था। देखो ये जो E है ना, E सबसे मिनिमम चार्ज, आज के बाद हमें ये भी पता चल गया दुनिया में जो सबसे मिनिमम चार्ज है वो n की वैल्यू 1 लेने से होता है, यानी E होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये n = 1 लेने पे है। ओके, तो ये जो सबसे छोटा चार्ज होता है इसको बोलते हैं क्वांटा। जैसे क्वांटा बंडल होते हैं, बंडल में छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती है, तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं क्वांटा। तो चार्ज का क्वांटा क्या है? चार्ज का क्वांटा जो है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स है। क्या ये बात याद होगी? इसको बोलते हैं चार्ज का क्वांटा। हालांकि अगर इस थ्योरी को भी मान लेते तो भी ये माना जाता कि चार्ज हमेशा क्वांटिलाइज ही रहता है। क्वांटिलाइज का मतलब इंटीजर मल्टीपल, क्योंकि फिर हम क्वांटा E नहीं लेते, हम क्वांटा E/3 ले लेते, तो यहाँ तो E/3 की वैल्यू 2 आ जाती, यहाँ E/3 की वैल्यू 1 आ जाती। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस, ले रहा है तो प्लस, यानी अगर ये मान लेते तो भी क्वांटा है। हाल फिलहाल हमें याद रखना है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो हमेशा स्मॉल e यानी 1.6 × 10⁻⁹ के इंटीजर मल्टीपल में होता है, यानी Q = NeQ, उस पर टोटल चार्ज E 1.6 × 10⁻⁹, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात आपको याद हो गई? ओके, चलिए इसको बोलते हैं क्वांटिजेशन ऑफ द चार्ज। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन कौन से चार्ज पॉसिबल है? 1.6 × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻80, 1.6 × 10⁻20, कौन कौन से चार्ज पॉसिबल? तो हम n निकालते हैं। n क्या होगा? Q/Q कितना है? E कितना होता है? कितना आ गया? पॉसिबल है n Q/E, 10 आउट हो गए, 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा, पॉसिबल है n Q/, पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है, n की वैल्यू 1 है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं। कोई डाउट? ओके, चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछेगा ये कैलकुलेट करना, कैलकुलेट टोटल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूसेस
बाई 15 ग्राम ऑफ वाटर। 15 ग्राम पानी है, इससे कितना नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा वो आपको बताना है। कितना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, कैलकुलेट द टोटल नेगेटिव चार्ज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय 15 ग्राम ऑफ वाटर। चलो बहुत इजी सा है, 15 ग्राम पानी, ये होता है वाटर। Q इक्वल्स टू एन ई तो जानते हैं, बस एन की वैल्यू और पता चल जाए तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं 15 ग्राम ऑफ वाटर में। ओके, ऑक्सीजन में होते हैं 8, 2 हाइड्रोजन में हो गए 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बस, कोई डाउट? अब 15 ग्राम वाटर है ये, इसमें देखने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, 17, 18 ग्राम वाटर ले लेता, 18 ग्राम वाटर ले लेता तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। एम आई राइट? 1 ग्राम में मॉलिक्यूल्स होंगे कितने? बाबू 15 ग्राम्स में मॉलिक्यूल्स होंगे इतने। ओके, तो क्या ये नंबर मैं यहां पे लिख दूं, आंसर आ जाएगा? गलत नहीं आया भाई। 15 ग्राम वाटर में ये मॉलिक्यूल्स निकाले हैं और एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहां n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आएगा इंटू 15 इंटू ये 10 भी आएगा, ये 10। क्यों भाई? ये तो 15 ग्राम के अंदर आपने मॉलिक्यूल्स निकाले हैं भाई। अगर किसी को मॉलिक्यूलर वेट की इक्वल ले ली जाए तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे क्या? नहीं, n तो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट था। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल्स में 10 से मल्टीप्लाई होगा, की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट? हो गया? चलिए अब आगे हम कूलम्ब्स लॉ का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।